दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 9 अगस्त 2025। विमर्श। पहाड़ों के आपदा के जिम्मेदार प्रमुख कारण। उत्तराखंड के चाहे विस्तारित हो चुका शहरी नैनीताल हो या फिर मैदानी जैसे गर्मी तपतपा देहरादून, हर जगह होम सेट की क्रांति आई हुई है। केवल शहर ही नहीं, उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव भी होम स्टे क्रांति की चपेट में है। उत्तराखंड ही क्यों, देश के अनेक शहरों में भी होम स्टे का प्रचलन तेजी से फैल चुका है। हालात यह है कि जिस स्टैंडर्ड का होटल 2000 रुपये में एक दिन ठहराने के लिए मिलता है, उसी स्टैंडर्ड का होम स्टे भी उतने का ही मिल रहा है। उस पर तुरा यह है कि होटल तो होटल जैसा फील होता है, मगर होम स्टे में जाकर हॉस्टल से कहीं अधिक सुविधाएं मिल जाती हैं। यह सब पिछले 7-8 वर्षों में आई होम स्टे क्रांति का नतीजा है। वस्तु उत्तराखंड के गांवों में प्रतिभा पलायन के साथ ही गांव वासियों के शहर की ओर रुख करने के से वीरान हो रहे गांवों को बचाने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में होम स्टे योजना आरंभ की। इसके पीछे सोच रहा था कि इससे पर्यटन गांवों का रुख करेंगे। इससे जो पहाड़वासी रोजगार की कमी के कारण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वह रिवर्स पलायन की ओर आकर्षित होंगे। होम स्टे एक ऐसा सोच यह भी था जिससे स्थानीय उत्पाद को भी नया जीवन मिलेगा। जो पर्यटन यहाँ आएंगे वह यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, संस्कारों आदि से परिचित होंगे। सबसे बड़ा सोच यह है कि यहाँ के पारंपरिक घरों को उसके जरिए खंडहर होने से बचाया जा सकता है। इसलिए सरकार ने होम स्टे के लिए अनुदान के साथ ही तमाम सुविधा भी दी। इसमें अनुदान तथा सब्सिडी भी शामिल थी। संभावना यह थी कि सरकार मदद से विरासती घर बच जाएंगे। होम स्टे योजना अच्छी थी, मगर इससे पहाड़ों से हो रहे पलायन तो रुका नहीं। लेकिन यह जरूर हुआ कि होम स्टे की इतनी बाढ़ आ गई कि उसमें यहाँ की संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, खान पान तथा मकान आदि सभी धूमिल होने लगे। जो होम स्टे बन रहे वे 3 सितारा होटल की सुविधा तक दे रहे थे। इनमें एसी से लेकर गीजर, हीटर, 4 बर्नर के गैस स्टोव, शानदार रूम के साथ ही वाहन खड़े करने के लिए स्पेशल पार्किंग तक की सुविधा है। यह सब मिलाकर बेदर्दी से काटे जा रहे वृक्षों को खाली हुए स्थान पर बन रहे होम स्टे में मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जहां पर अनुमति मिल रही थी वहां पर गंगा या उसकी सहायक नदियों के तट को छूती भूमि में भी होम स्टे कतारों में खड़े प्रकृति के मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। नाराज प्रकृति इसका बदला धरातली, यमुनोत्री, नैनीताल, अल्मोड़ा, बद्रीनाथ मार्ग आदि में लेती हैं और सामने आती है बर्बादी। होम स्टे भले नाम से बहुत अच्छे लगते हो, पर इसकी बाढ़ या क्रांति कुछ भी कहे तो इसमें पहाड़ों की समस्या को 100% बढ़ा दिया है। रिवर्स माइग्रेशन के उदाहरण तो 2% भी नहीं है, जबकि होम स्टे से हो रही समस्या कितनी हैं। उन्हें ऐसे समझा जा सकता है कि सरकार ने होम स्टे के लिए कुछ नियम बनाए थे, पर ये नियम कहीं पर भी पालन होते नजर नहीं आते। जहां पर बिजली है वहीं पर हीटर तथा गीजर जरूर हैं। कचरा निस्तारण के नाम पर उसे सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है या फिर नदियों में बहा दिया जाता है। कई होम स्टे तो ऐसे हैं जिनके पीछे जंगल हैं और ये अपना कचरा सीधे इसी जंगल में निस्तारित कर देते हैं। प्रदूषण के हालात ये हैं कि जगह जगह पर्यटकों द्वारा फेंकी गई बोतलें, प्लास्टिक, पॉलीथीन जलाई जाती नजर आती हैं। नदियों के किनारे पर बने होम स्टे या होटल तो बोतलों मिक्स कचरा फेंक देते हैं। वो हल्के से पानी के बहाव में नदी के अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानी की मार्ग रुकने या क्या हो सकता है, यह सभी देख रहे हैं। होम स्टे में मिलने वाली भोजन में स्थानीय खाद्यान्न के नाम पर 1-2 आइटम को छोड़कर यहाँ पर शीतल पेय, चिप्स, कुरकुरे या फिर उस जैसी शहरी वाली प्राथमिकता है। इसका सीधा यह कारण कि ये रेडी टू ईट हैं, जबकि स्थानीय फूड के लिए पहले जंगल या खेत में जाना होता है और उसमें काफ़ी समय लगता है, जो होम स्टे में ठहरे पर्यटकों को पसंद नहीं आता। होम स्टे क्या नुकसान कर रही, ये इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि अधिक संख्या में पर्यटन के पहुँचने से वाहन जनित प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। प्रकृति को नुकसान, हमें होम स्टे से प्रकृति को और भी नुकसान हो रहा है। वह हाल में
धराली से हुए विध्वंस देखा जा सकता है। यह बात पर्यटन से क्या भी नकारात्मकता की ओर। पर्यटन इस उम्मीद में यहाँ आते हैं कि हमें होम स्टे में स्थानीयता का आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब उन्हें उम्मीद से कम सुविधा मिलती तो इंटरनेट मीडिया के साथ ही माउथ पब्लिसिटी में वो नकारात्मकता पकड़ देते हैं। मई जून में गर्मी की छुट्टियां हो या फिर अन्य त्यौहार, जब इन पर भीड़ उमड़ती हैं तो सुविधाएं छोड़िए खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। आखिरकार सवाल यह है कि प्रकृति और पर्यटन बचे कैसे। इसके उत्तर में विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अपने मानकों पर सख्ती से काम करना होगा और होम स्टे के नाम पर बन रहे होटल जैसे घरों को मालिकों को यह स्पष्ट करना होगा कि वह स्थानीय संस्कृति और सुविधाओं में ही रहे, न कि शहरीकरण से पहाड़ों को नुकसान पहुंचाए। हाँ, आने वाले पर्यटकों के लिए प्रतिबद्ध लागू हो, इस पर कड़ाई बरतनी होगी। जब तक सरकार और स्थानीय निवासी इस दिशा को मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक धराली जैसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। मुश्किल के वक्त अतिक्रमण से मुक्त किए जाएं। नदियों के तट। रमनकांत, अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद। उत्तराखंड के धराली में खीरगंगा नदी में आई तबाही, प्रयाग में गंगा यमुना संगम में डूबे मकान, बनारस का जल भराव तथा हिमाचल प्रदेश में नदियों के सैलाब ने पुनः देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन घटनाओं में समानता यही है कि नदियों के बहाव से नदी हमारे बसी आबादी प्रभावित हुई। सभी घटनाओं की अगर सूक्ष्मता से आकलन करें तो यह पता चलता है कि नदियों के बहाव का विस्तार अपने संभरण क्षेत्र में हुआ है, जिस कारण से तबाही का मंजर भयावह दिख रहा है। आखिर ऐसी घटनाएं मनुष्य, हिमालय क्षेत्र या उसकी नदियों में क्यों घट रही हैं? इसके पीछे के कारणों का परीक्षण करें तो पाएंगे कि हिमालय विश्व का सर्वाधिक युवा पहाड़ है। हिमालय लगातार परिपक्व होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया में हिमालय में विभिन्न प्रकार की हलचल होना स्वाभाविक है। प्रकृति हिमालय को ठोक पीट कर मजबूत और अपने पैरों पर खड़ा होने वाले पहाड़ बनाने की ओर अग्रसर है। घनी बारिश, भूस्खलन और ग्लेशियर झीलों का निर्माण इस प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हिमालय की इस प्रक्रिया में यहाँ से बहने वाली छोटी बड़ी नदियों बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ की नदियों ने कभी अपनी घाटियों का अस्थायी निर्माण नहीं किया है, जबकि प्रायद्वीप अर्थात दक्षिण भारत की नदियाँ अपनी घाटियाँ बना चुकी हैं, क्योंकि वहाँ के पहाड़ पुराने हैं। अगर खीरगंगा के संभरण क्षेत्र में आबादी ना बसी होती तो कितनी भी तेजी से सैलाब आता, कोई नुकसान नहीं होता। अगर प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर संभरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों ना काटी गई होती तो जल भराव न होता। हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि जो भूमि नदी की है वहाँ नदी कभी न कभी अवश्य आएगी। अगर हम नदी की भूमि को यह मानकर कब्जे में ले लें कि नदी अब नहीं आएगी तो ये हमारी भूल है। नदियों के संभरण क्षेत्र में यदि आबादी नहीं बसी होती तो क्या इतनी हानि होती? असल में मुद्दा नदियों के किनारे और उसकी भूमि को कब्जाने का है। नदियों के अतिक्रमण करके बांध दिया जा रहा है और नदियाँ जब अपने घर लौट रही हो तो नदियाँ को कहीं दूसरी ठहरा दिया जा रहा है। आखिर नदी किनारे से हटकर मकान, होटल या अन्य निर्माण की इजाज़त ही क्यों दी जा रही है, जबकि हरित विकास अधिकरण तथा न्यायालय के विभिन्न आदेशों में पहाड़ और मैदान में नदी का संभरण क्षेत्र तय किया जा रहा है, जो कि पहाड़ी और मैदान में अलग अलग। फिर भी अगर नदियों किनारे निर्माण किए जाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदारों की पहचान करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। धराली की पीड़ा ने एक बार फिर पुनः आग्रह किया कि प्रकृति की सर्वशक्तिमान है। नदियों ने चेताया कि मेरे किनारे से हटे जाओ, मेरे घर में मत घुसो। ऐसे में अब उन भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियों को दंडित करने का समय आ गया है, जो नदियों के संभरण क्षेत्र के निकलने पर तुले रहते हैं। एक बार पुनः धराली की इस घटना ने आगाह कर दिया है कि संभल जाओ, नहीं तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से विस्तार करना चाहिए कि आखिर कैसे नदियों के संभरण क्षेत्र में इतने निर्माण कर दिए जाते हैं कि नदियाँ के लिए जो
आदेश पारित हैं उनकी अवहेलना आखिर कौन और किस साहस के साथ करता है। हमें पहाड़ों की प्रकृति अनुरूप विकास की ओर आगे बढ़ना होगा। वास्तव में यह संकट नदियों का न होकर मानव का है। नदियाँ इतनी ही सबल हैं कि वो अपनी भूमि को कभी भी अतिक्रमण मुक्त करा सकती है। मानव को कम से कम अपने बारे में सोच लेना चाहिए और नदियों के संभरण क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। विद्यालय भवनों की बदहाली। डॉक्टर वेद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्रोरी मोर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं और शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र की नींव एवं उन्नति का आधार होती है। विगत दिनों राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से विद्यालय में पढ़ने वाले 7 बच्चों की मौत हो गई और इस हादसे में 21 बच्चे घायल हुए। विडंबना यह है कि जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो कुछ दिन के लिए शासन प्रशासन सक्रिय रहता है। कुछ कागजी कार्रवाई करते हुए काम पूरा कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि जिला संयुक्त शिक्षा प्रबंधन व्यवस्था के वर्ष 2022 के आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 12 लाख प्राथमिक, 1.5 लाख माध्यमिक और 1.42 लाख उच्चतर शिक्षा विद्यालय हैं। कहीं का छत लैंटर्न टूटा हुआ है तो कहीं ब्लैक बोर्ड, कहीं डेस्क टूटे हैं तो कहीं टॉयलेट के नाम पर केवल 2 दीवारें हैं, ना नल है, ना पानी और ना ही दरवाज़ा। कहीं स्कूल परिसर में मवेशी हैं तो कहीं पानी भरा हुआ है, वही स्कूल की बाउंड्री वाली नहीं तो कहीं टूटी फड़ी हैं। विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में देश के विभिन्न इलाकों में जर्जर विद्यालय भवनों के समाचार छप रहे हैं। चित्रों के साथ छप रहे हैं। ये समाचार उन विद्यालयों की बदहाली बयां कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि इन विद्यालय भावनाओं को बदहाली और दुर्घटनाओं के लिए दोषी कौन है और इन सभी पर क्या कार्रवाई की गई है। क्या इन विद्यालयों में जर्जर स्थिति को ठीक करने के लिए अथवा नव निर्माण के लिए प्रशासन जैसे पैसा आवंटित नहीं करते? यदि करता तो फिर क्या बदहाली क्यों है? सामान्यतः इन बदहाली के मूल में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जहां कागजों पर तो रखरखाव के काम प्रतिवर्ष पूरे हो जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपलब्ध कराएगा। लेकिन यह भी विडंबना है कि आज भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण आरंभिक देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। आंकड़े बताते हैं 2014 से 15, 2023 से 24 के बीच देश भर में 89,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में समुचित अवसर और व्यवस्था न होने से प्रतिवर्ष लाखों बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। दाखिल प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी के कारण सरकारी संस्थाओं में सीटें खाली रह जाती तो वहीं निजी संस्थान फल फूल रहे हैं। विद्यालय भवनों की बदहाली के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर आए आंकड़े भी चिंताजनक हैं। विगत दिनों शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर में कराए गए सर्वेक्षण परख में कहा गया कि छठी कक्षा में पढ़ने वाले केवल 53% विद्यालयों को ही 10 तक का पहाड़ा आता है। वही कक्षा 3 में पढ़ने वाली केवल 55% विद्यालय को 99 तक अंकों को घटने पढ़ने क्रम में पढ़ और लिख सकते हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यालयों का गणित में प्रदर्शन कमजोर है तो वही शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र गुणवत्ता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए 5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन क्रियान्वयन करने की गति बहुत धीमी है। महाविद्यालयों में बुनियादी ढांचे एवं शिक्षकों की कमी है। क्या ऐसे में भारत को वैश्विक विश्व महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने की संकल्प पूरा हो सकता है? आज देश में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि निजी विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकारी विद्यालयों में कई विद्यार्थी न हैं तो कई अध्यापक नहीं। ऐसे क्यों हैं और कब तक चलेगी? राजधानी में भी विभिन्न प्राथमिक विद्यालय और उच्चतर विद्यालयों में वर्षों से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक के सारी व्यवस्था चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु 3 के अंतर्गत यह भी कहा गया कि बच्चों की ड्रॉप आउट संख्या कम करने और शिक्षा को सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 2 पहल की पाएगी। पहली, प्रभावी और पर्याप्त
बुनियादी ढांचा प्रदान करना ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक के सभी स्तरों पर सुशिक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर निर्मित प्रशिक्षित शिक्षा उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित की जा सके किसी भी स्कूल में अव्यवस्था की कमी न हो। यह शासन प्रशासन को शिक्षा की नीति में वर्णित इन प्रावधानों को तत्काल लागू की जानी चाहिए। खतरनाक पड़ोसी बांग्लादेश, प्रकाश सिंह के तो लिखा गया। आज से करीब 1 वर्ष पहले 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया। छात्र आंदोलन की आंधी में शेख हसीना भागकर भारत के शरण में आ गई और अमेरिका के प्रभाव से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जबरन सत्ता परिवर्तन में जमाते हुए इस्लामी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, हिजबुल तहरीर हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे इस्लामिक संगठनों का भी हाथ रहा। यूनुस सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए और अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया। जेल में बंद हजारों जिहादियों को छोड़ दिया गया। कई शहरों में इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराने लगे। अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह के प्रमुख मुफ्ती जसीउद्दीन रहमानी के विरुद्ध सारे आरोप वापस ले लिए गए। रहमानी ने एक वायरल वीडियो में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आह्वान किया कि वह मोदी के शासन से बंगाल को मुक्त कर अपनी स्वतंत्रता घोषित करे। एक कट्टरपंथी नेता सैयद मोहम्मद करीम ने बांग्लादेश में शरिया लागू करने की मांग करते हुए कहा कि देश में तालिबानी जैसी हुकूमत होनी चाहिए। जब 26 सितंबर 2024 को मोहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे तो उनके सम्मान में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव ने एक समारोह का आयोजन किया था। इसमें बिल क्लिंटन ने हिजबुल तहरीर के नेता महफूज आलम की बांग्लादेश में आंदोलन चलाने के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। हिजबुल एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जो संसार भर में खलीफा का साम्राज्य चाहता है। यह संगठन इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वहां के अल्पसंख्यक, विशेष तौर से हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। हत्या, अपहरण, दुष्कर्म के साथ मंदिरों को तोड़े जाने की घटना आम है। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार अगस्त 2024 में जून 2025 के बीच अल्पसंख्यक के विरुद्ध 2442 हिंसात्मक घटनाएं हुई। यूनिस सरकार को अमेरिकी की ओर से डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रमुख नेता बराक ओबामा, बिल एवं हिलेरी क्लिंटन आदि का पूरा समर्थन है। इस कारण एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया और कई रिपोर्ट नहीं छपी। जिन चंद पत्रकारों घटनाओं पर अपना आवाज़ उठाए वे गिरफ्तार कर लिए गए और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे चलाए गए। राइटर्स एंड रिस्क एनालिसिस के अनुसार अभी तक 878 पत्रकारों को निशाना बनाया जा चुका है। बांग्लादेश में नया आतंकवाद विरोधी कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। बांग्लादेश में सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस भी पास किया गया। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए कर रही है। यूनुस के नेतृत्व बांग्लादेश की आर्थिक हालात खस्त होती जा रही हैं, जो महंगाई सितंबर 2024 में 9.94% से बढ़कर 10.87% हो गई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुश्किल से 4% की दर से बढ़ेगी। देश से होने वाले निवेश गिरकर कपड़े उद्योग, जो देश की आर्थिक के आधार था, संकट में चल रहा है। 69 फैक्ट्री बंद हो गई और 76,500 कर्मी बेकार हो गए। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में बराबर सुधार होता रहा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के भारत विरोधी संगठनों के सदस्यों को पहले बांग्लादेश में शरण मिल जाती थी और वहां असम, नागालैंड, मणिपुर आदि में हिंसात्मक कार्रवाई
करते थे। अब ये सब शेख हसीना ने बंद कर दिया, परंतु अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का भारत से फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यूनुस सरकार की कट्टरपंथियों से गठजोड़ है। कुछ समय पहले चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बैठक हुई थी जिसका उद्देश्य भारत को अलग थलग करना था। मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक जाल फैलाने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के सातों उत्तर पूर्वी राज्यों की समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है, ऐसे में चीन को बांग्लादेश में अच्छा बाजार मिलेगा। चुनाव को लेकर बांग्लादेश में आंतरिक मतभेद हो गए हैं। चूंकि मोहम्मद यूनुस को सत्ता का आनंद मिल रहा है, इसलिए वह अप्रैल 2026 के पहले चुनाव नहीं करना चाहते। आर्मी प्रमुख जनरल वकार ने कहा कि चुनाव दिसंबर 2025 तक हो जाने चाहिए। इसके बाद भी अनिश्चितता बनी हुई। वहाँ चुनाव के बाद जो सरकार बनने भारत को उसका रवैया देखना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश की नई सरकार भारत विरोधी रहती है तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत में कम से कम 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं। हमें यह कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश इन्हें यह वापस ले। उन्हें बसाने के लिए हमें आवश्यक भूमि हस्तांतरित करे। यह भूमि हम रंगपुर डिवीज़न में मांगे और यदि बांग्लादेश नहीं देता तो जबरदस्ती हासिल करने के लिए कदम उठाए जाए। अगर हम इसमें सफल हो जाएं तो सिलीगुड़ी गलियारा में चिकन नेक की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ट्रम्प ग्रीनलैंड मांग सकते हैं तो चीन ताइवान पर हमला अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर सकता, तो हम बांग्लादेश से कुछ ज़मीन उन्हीं के नागरिकों को बसाने के लिए मांग सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक। आज वहाँ कट्टरपंथियों को बोलबाला है। उसके अल्पसंख्यक भयभीत जिंदगी बिता रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेशी की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ भारत के हितों की बड़ी सामरिक चुनौती बनती जा रही। भारत को चीन, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश से भी सावधान रहना होगा। बदलाव की तेज लहर आई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और हमारे जीने, काम करने, सीखने और सोचने के तरीकों को तेज़ी से बदल रही है। स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट से लेकर कंपनियों के निर्णय तक एआई हर जगह मौजूद है। जैसे से भारत एआई संचालित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, ये जरूरी हो गया है कि अब हम मशीन कौशल यानी एआई को समझे। आज एआई की शक्ति कृषि से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर वित्त तक हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। भारत में किसान अब एआई आधारित सेंसर और ड्रोन के जरिए फसल की निगरानी और सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे उत्पाद बढ़ा है और संसाधनों की बर्बादी घटी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई अब कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों का पहचान पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक तरीके से कर पा रही है। भारतीय स्टार्टअप दूर दराज इलाकों में एआई की मदद से एक्सरे और एमआरआई की व्याख्या कर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस, रिटेल, परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग हर क्षेत्र में एआई आधारित बदलाव की लहर चल रही है। नेस्कॉम के अनुसार यदि एआई के रणनीतिक रूप से अपनाया गया तो 2025 तक भारत की जीडीपी $500 अरब का योगदान कर सकती है। एआई को लेकर आम धारणा यह है कि नौकरियां छीन लेती हैं, पर सच्चाई यह है कि यह कई नौकरियां भी पैदा करती है। हालांकि जल्द ही दोहराए जाने और नियमित काम एआई से स्वतः ही हो जाएंगे, लेकिन इसके चलते कई नए पेशे भी उभरे, जैसे एआई ट्रेनर, मशीन लर्निंग डेवलपर, डेटा एनोटेटर, एआई एनालिस्ट, प्राइस इंजीनियरिंग आदि। भारत के युवा तकनीकी रूप से दक्ष जनसंख्या इसे अपनाने के लिए उपयुक्त स्थिति में सरकार द्वारा शुरू किया गया इंडिया एआई प्रोग्राम और शिक्षा व उद्योग के साथ साझेदारी देश की एआई क्षमता निर्माण में मदद कर रही है। देश भर में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई एथिक्स से संबंधित कोर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर एआई केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन हमें केवल आशावाद का चश्मा पहनकर नहीं देखना चाहिए। एआई तमाम मौजूदा नौकरियों को खत्म करेगी, विशेष रूप से बीपीओ, कस्टमर सर्विस, बेसिक कोडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। मैकिंजी के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में 80 करोड़ नौकरियां स्वचालित हो सकती है। भारत जहां बड़ी संख्या में रोजगार अनौपचारिक और कम कौशल वाली नौकरियों में, उनके लिए यह गंभीर संकट बन सकता है। एआई युग में जिन कौशल की जरूरत है वह अब भी बहुत सीमित लोगों के पास है। अगर तुरंत डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक एआई परीक्षण में निवेश नहीं किया गया तो भारत पीछे छूट सकता है। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर शिक्षा प्रणाली में फिर से परिभाषित करना होगा। भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना, पुराना भूलना और नए सिरे से सीखना जानते हैं। एआई सिस्टम डेटा पर आधारित होते हैं और
दुर्भाग्य से डेटा में समाज की मौजूदा देखभाल और पूर्वाग्रह भी शामिल होते हैं। चेहरा पहचानने वाले सिस्टम अक्सर कुछ नस्लीय समूहों को गलत तरीके से पहचाने, ऋण मंजूरी या नौकरी चयन में भेदभाव करने वाले एल्गोरिदम अब कल्पना नहीं हकीकत है। भारत जैसे देश में जहां जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानता पहले से मौजूद है, वहां एआई उचित रूप से नियंत्रण नहीं हुआ तो इन्हें और बढ़ा सकती है और हवाई अड्डों और सार्वजनिक आयोजनों में चेहरे की पहचान तकनीकी अपनाने में आजमन निगरानी का खतरा बढ़ सकता है। एआई का दुरुपयोग हुआ तो यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र के खतरे में डाल सकता है। अमेरिका और चीन के अरबों डॉलर एआई अनुसंधान में झोंक रहे हैं। भारत को अपना अलग रास्ता चुनना होगा और नैतिक, समावेशी, सस्ता तथा जमीनी समस्याओं को हल करें। भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के पास एआई फॉर भारत बनाने का अवसर है, जो कम संसाधन वाले क्षेत्रों में काम कर सके, भारतीय भाषाओं को समझ और हमारी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करे। ओपन सोर्स मॉडल, अनुवाद टूल्स, कृषि या टेलीमेडिसिन में एआई भारत की ताकत बन सकती है। इसके लगातार निवेश, स्पष्ट नीति और वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था डाटा सुरक्षित अधिनियम बनाया, एआई पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन हमें एक समग्र सुसंगत एआई नियामक ढांचा चाहिए। इसमें पारदर्शिता, मानव निगरानी, जवाबदेही और समुचित अपील की प्रणाली होनी चाहिए। नियम इतने सख्त भी ना हो कि नवाचार रुक जाए। हमें एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जो भारत के एआई में अग्रणी बनाए और साथ ही नागरिकों को की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। भारत के पास एआई अपनाकर आउटसोर्सिंग अर्थव्यवस्था को ज्ञान महाशक्ति बनाने की मौका है। अगर हमें इसे सही तरीके से अपनाएं तो डिजिटल लोकतंत्र, समावेशी विकास और सतत भविष्य की दिशा में एआई भारत की साथी बन सकती है। भविष्य एआई बनाम मानव का नहीं, बल्कि एआई के साथ मानव का है। पारंपरिक संबंधों को सहजता रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्तों को ही नहीं बल्कि पारिवारिक संबंधों की भी मजबूती प्रदान करता है। विवाह के बाद जब बहन ससुराल चली जाती है तब यह डोर उसे मायके के आंगन से जोड़े रखती है। यह भाव न केवल बहनों के बच्चों के जुड़ाव को पोषता है बल्कि अभिभावकों को भी संबल प्रदान करता है। रक्षा सूत्र में बंधे इस मोह के धागे में भाई बहन के बीच दूरियां नहीं आती। अपनी जिंदगियां बसा लेने के बाद भी इस रिश्तों को स्नेहशीलता और आत्मीयता को निभाने की समझ आज भी विद्यमान है। रक्षाबंधन के पूर्व से जुड़े भावात्मक पहलू में असीम स्नेह और कर्तव्य बोध समाहित हैं। बिखरते रिश्ते की इस दौर संबंधों को नजरिए से सहेजने और दृढ़ता से थामे रखने के सोच को बल मिलता है। यह रिश्ता बच्चों के लिए भौतिक और भावनात्मक सहारे का स्रोत होता है, जो उन्हें अकेलापन और अवसाद से भी बचाता है। आज की पीढ़ी पारिवारिक रिश्तों के उलझन में व्यवहारिक वैचारिक समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में हमारे पारंपरिक परंपराओं से आधुनिक जीवन शैली से जुड़े परेशानियों को समझने और एक सूत्र मिलता है। अध्ययन बताते हैं कि भाई बहन के रिश्तों की मजबूती मानसिक दिशाहीनता और व्यावसायिक समस्याओं से बचाती है। परिवार के पोषण वाले एक जुड़ाव समस्या समाधान की भावना को बल देती है। ऐसे में बच्चों में सामाजिक मोर्चे पर संघर्ष और गाँव का स्तर कम देखने को मिलता है। अमेरिकी की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी के मानव विकास एवं परिवार विज्ञान शोधकर्ता सारा विलियर्ड के अनुसार भाई बहनों के साथ रिश्ते के माध्यम से लोग सीखते हैं दूसरों को कैसे व्यवहार किया जाए। भाई बहन एक दूसरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहरे प्रभावित करते हैं। उन्हें सहयोग, नया सीखने की प्रक्रिया में संबल देने और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। भाई बहन का रिश्ता बच्चों को व्यवहार, समायोजन और बेहतरी से जुड़े पहलुओं को अनोखा ढंग से आकार देने की क्षमता रखता है। यह अध्ययन हमें यह भी सामने आया है कि युवा अवस्था में भाई बहन के रिश्तों गुणात्मक 65 वर्ष की उम्र में खुशहाल रहने और सबसे मजबूत संकेतक में से एक थी। बच्चे स्कूल के बाद अपने भाई बहनों के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए यह समय माता पिता और दोस्तों के बीच की तुलना में कहीं अधिक होता है। जीवन की यात्रा में भाई बहन के एक दूसरे के साथ सबसे अधिक वर्ष साझा करते हैं। समझना कठिन नहीं कि इस गहरे जुड़ाव के सामाजिक पारिवारिक रिश्तों को सहजते से महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरा और पारिवारिक धरातल से जुड़ा यह पहलू आज संबंधों को सहेजने वाला प्रगतिशील पक्ष प्रतीत होता है। समीक्षा और निंदा दो भिन्न अवधारणा हैं जो
अवसर समाज में भ्रम उत्पन्न करते हैं। समीक्षा में सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, जबकि निंदा नकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम किसी व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा सकारात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। माता पिता, गुरुजन और सज्जन लोग हमेशा अपने प्रियजनों के विकास की दृष्टि से उनकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा एक दर्पण के समान है, जिसमें व्यक्ति को अपने संपूर्ण आचरण विचार की छवि दिखाई देती है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को अपने पूर्ण गुणों को विकास करने में मदद करता है। समीक्षा एक सैद्धांतिक अपेक्ष है जो व्यक्ति के चिंतन, क्रियाकलाप और दोषों का निवारण करता है। इसके विपरीत निंदा व्यक्ति केंद्रित होती और नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह व्यक्ति को राग द्वेष से प्रभावित कर हतोत्साहित और अवांछित कर देता है। निंदेश हमेशा विवाद और अलगाव को जन्म देता है। समीक्षा सिद्धांत पर आधारित है, जबकि निंदा व्यक्ति पर। समीक्षा में सुधार की भावना होती है, जबकि निंदा में प्रहार का भाव। समाज में निंदा के कारण विद्वेष की भावना, विस्मय होता है, जिससे पारस्परिक संबंधों में दरार आती है। इसलिए हमें निंदा के स्थान पर समीक्षा को अपना लेना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के दोषों को देखकर उसमें सुधार करना चाहते हैं तो उसकी समीक्षा एकांत में उसके साथ करनी चाहिए। इससे उसे विद्वेष या हीनता का भाव नहीं आएगी। इससे आपकी प्रति उसमें सहानुभूति का भी संवर्धन होगा। समीक्षा का यह तरीका एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका को उजागर करता है। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों की समीक्षा करें ताकि वे अपने गुणों को पहचान सकें और उन्हें विकसित कर सकें।